कल सर कहाँ तक हुआ था वैसे? कल यहाँ तक हुआ था रिस्क मैनेजमेंट। ये कम ही हुआ था, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट मैंने खत्म कर दिया हुआ था कल। ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या अच्छा, होता है? कल कल दो ही पेज हुआ था क्या कल? 2 या 3 पेज हुआ था मैक्सिमम। देखो यहाँ तक अच्छा। तुमको प्राइमरी मार्केट, हाँ 2 ही 3 हुआ था। सौ यहाँ पे कॉमोडिटी थ्री पेज थे। हाँ 3 पेज थे। कॉमोडिटी तुमने पढ़ा हुआ था, हार्ड हाँ, ये कॉमोडिटी, तो हाँ पढ़ा हुआ शॉर्ट था, हाँ। प्रीवियस। इसका प्राइमरी मार्केट था आईपीओ क्या होता है, मेनली आईपीओ के परसेंटेज कितने हैं, किस में कितना जो है तुम्हारा वो होल्डिंग होता है। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं जो 10 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो एंकर इन्वेस्टर्स का, और मान लो एंकर इन्वेस्टर का कोटा कितना होता है, तो जो क्यूआईबी का कोटा होता है 50% का, उसका 60% वो एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। और भी एंकर पे आया था क्वेश्चन। हाँ एंकर आते आता है मुझे, मैंने सब ऑलरेडी बता रखा है। एंकर जो जो मेन टॉपिक्स हैं मैं उसी पे कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म। क्योंकि मैं जो है मुझे पता है सिर्फ क्या बोलते हैं एनआईएसएम पूछता कहाँ से पूछ कहाँ सकता है, लेकिन ये तुमको तो हम्म। एफर्ट डालना पड़ेगा। अब जैसे मान लो उसने पूछ दिया कि एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं, 10 करोड़ से कम वाले, ज़्यादा वाले। ठीक है। अब पूछ देगा एंकर इन्वेस्टर का क्या बोलते हैं एलोकेशन कितना होता है, तो 50% हम्म। एलोकेशन है तुम्हारा क्यू आई का, जिसको क्यू आई बोलते हैं हम्म। मेनली जो है। 50% का सिक्सटी हम्म। परसेंट क्यू आई का है। ठीक है। तो वो तुमको जो है चीज़ें इस इनका सब्सक्रिप्शन एक दिन पहले ओपन होता है, और कोई ज़रूरत नहीं है कि जो प्राइस आईपीओ का फिक्स हुआ हो, ओपनिंग प्राइस वही प्राइस पे ये इनको जो है इशू करें, इससे कम प्राइस पे भी इशू कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये सब चीज़ें जो है, उसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, जो ऑलरेडी कंपनियां लिस्टेड हैं और उसको फिर से मान लो क्या बोलते हैं फंड रेज करना है, तो वो आईपीओ तो लेके फिर से नहीं आएगी, तो उसके लिए जो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, जहाँ पे कंपनियां जो है मार्केट प्राइस से कम रेट पे अपने शेयर्स को निकालती। ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो कम ग्रुप के बीच में तुम फंड रेज करते हो और इसका 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में आता है क्यू आई पीज़ का मतलब, अगर तुम क्यू को अप्रोच कर रहे हो फंड रेज करने के लिए, तो वो जो है तुम्हारे क्या बोलते हैं शेयर्स इशू करके, तो वो तुम्हारा कहलाएगा क्यू। जैसे बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स हो गए, वो उनको क्यू बोलते हैं। दूसरा है तुम्हारा राइट्स इशू और बोनस इशू। ठीक है। राइट इशू का मतलब होता है कंपनी को एडिशनल फंड रेज करना है, तो वो जो है राइट्स इशू लेके आ सकती है अपने क्या बोलते हैं इसके लिए, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है। उसको बाहर से शेयर होल्डर्स नहीं बुलाने पड़ेंगे। ठीक है। बोनस का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं रिकॉर्ड डेट को, उनको उसी प्रपोस्टेट में जो है शेयर्स दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ऑनशोर और ऑफशोर ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, अगर तुम फंड इंडिया से अपने कंट्री से रेज कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑनशोर ऑफरिंग। अगर तुम फंड दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर से रेज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ऑफशोर ऑफरिंग। ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ था कि मान लो तुम्हारा जो है फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, वो क्या कहलाएगा, ऑनशोर ऑफरिंग कहलाएगा, ऑनशोर ऑफरिंग कहलाएगा, बताओ। ठीक है। ऑफशोर होगा। ऑफशोर ऑफरिंग कहलाएगा, क्योंकि तो जाहिर सी बात है फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का हम सब कहाँ से रेज करते हैं, बाहर से रेज करते हैं, आउटसाइड कंट्री रेज करते हैं। तो ये सब जो है बेसिक बेसिक टर्म्स है। ऑफर फॉर सेल मतलब, अगर मान लो किसी इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी में से निकलना है, तो वो जो है ऑफर फॉर सेल ला सकता है। मेनली गवर्नमेंट करती है, जब गवर्नमेंट को अपना स्टेक सेल करना होता है, तो वो जो है अपना ऑफर फॉर सेल निकालती है, जहाँ पे कंपनियाँ मार्केट प्राइस से कम रेट पे जो है अपने शेयर्स को सेल करती है। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, स्वेट इक्विटी का मतलब जो है, स्वेट का मतलब देख लो पसीना, अगर तुमने जो है हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क के बदले तुमको कोई शेयर्स मिल रहा हो या फिर प्राइस मिल रहा हो कंपनी की तरफ से, तो वो जो है उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। ठीक है। ये क्यों किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फंड रेज करना नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हायर मैनेजमेंट है, वो अच्छे से काम करे कंपनी के लिए, और रिड्यूस एजिंग एजेंसी रिस्क का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं और तुम कंपनी खोले, ठीक है, और तुमको लग रहा है कि तुम जो है मुझे देख रेख नहीं कर रहे हो, सारा बेनिफिट तुम ही ले रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कंपनी खोल लूँगा सेम आइडिया को लेके, क्योंकि आइडिया मुझे पता है तुमने जो ओपन किया हुआ है। ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए जो है शेयर्स दिया जाता है कंपनी का, कि आप काम करें अच्छे से, कंपनी अच्छी ग्रो करेगी तो आपको भी फ़ायदा होने वाला है। तो ये इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। ईसॉप्स का मतलब होता है, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, इनका इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव ईसॉप्स का ये नहीं होता कि मतलब जो है आप क्या बोलते हैं फंड रेज करना, जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी का, वो जो है अच्छे तरीके से काम करे कंपनी के बिहाफ का, मतलब कंपनी के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब वो अपना कुछ दूसरे करने का सोचे, इसलिए जो है कंपनी को शेयर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, कि मतलब जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के लिए काम करे, कंपनी ग्रो करेगी तो उनको लगेगा कि मेरा भी शेयर है, तो मेरा भी जो है चीज़ें जो है ग्रो कर रही हैं।
ठीक है। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में जहाँ पे फंड रेज होता है, ध्यान रखना। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एग्जांपल बताओ कि अगर तुम टीसीएस का शेयर्स ट्रेड कर रहे हो एनएससी बीएससी पे, तो क्या जो तुम शेयर्स ट्रेड कर रहे हो उसका पैसा जा रहा है टीसीएस के पास? बताओ। नहीं। तुमने शेयर्स बाय किया या शेयर्स सेल किया, तुमने मान लो शेयर्स सेल किया, तो क्या टीसीएस को पैसे पैसे जा रहे हैं बाई सेल करने पे? नहीं सर, ये तो नहीं जा रहे। बायर और सेलर को सेलर जाएंगे जो वहाँ पे बेलर खड़ा होगा, और आपको बायर और सेलर को जा रहे हैं। करेक्ट, बायर और सेलर को जा रहे हैं। मिलेंगे उसमें शेयर्स। हम जैसे Secondary जैसे market में। जैसे मान लो जैसे जैसे टीसीएस आईपीओ लेके आएगी, तो एग्जांपल बोलता हूँ, टीसीएस आईपीओ लेके आई है, तो पैसे किसको जाएंगे? टीसीएस को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फंड रेज हो रहा है सिक्योरिटीज इशू करके। तो आईपीओ किस कैटेगरी में डालेंगे? प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी में। हाँ, और हम अगर देखते हैं तो हम अपने हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं हम सेकेंडरी खरीद मार्केट रहे में। हैं तो सेकेंडरी हाँ, मार्केट। हम सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी Correct, मार्केट sir। में। सेकेंडरी मार्केट का इसमें मतलब, सिर्फ दो ही चीज होती है, इसमें मीडिएटर नहीं आता, एक्सचेंज नहीं आता। हाँ वो तो एक्सचेंज नहीं आएगा। एक्सचेंज हाँ। एक्सचेंज का काम जो है सिर्फ ऑर्डर मैच करवाना है, वो इमीडिएटर है भी नहीं। ऑर्डर मैच करवाना है। तुम कहाँ जाओगे? जी। तुम किसको बोलोगे मुझे शेयर चाहिए है टीसीएस का? प्राइस डिस्कवरी कौन बिल्कुल। करेगा? प्राइस डिस्कवरी का मतलब, अगर एग्जांपल बोलता हूँ, हेक्सावेयर का शेयर्स इशू था कुछ टाइम पहले, अभी इशू नहीं है, ठीक है? तो हेक्सावेयर का प्राइस क्या चल रहा मार्केट में तुमको कैसे पता? करेक्ट। Correct। तो ये जो है तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट जो है वो प्राइस डिस्कवरी करता है, वहाँ पे तुमको बायर सेलर्स ढूंढने के लिए काम करेगा। तो ये होता है। ओटीसी का मतलब होता है जहाँ पे तुम डायरेक्टली डील करते हो दो या एक या अधिक काउंटर पार्टी से। जैसे तुमको घर खरीदना हो, बेचना हो, गोल्ड खरीदना हो, बेचना हो, तो तुम डायरेक्टली डील करते हो, वो उसको बोलेंगे ओटीसी काउंटर, ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेड मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे तुम एक्सचेंज के थ्रू जो है कोई सिक्योरिटीज़ को बाई सेल करते हो। सिक्योरिटी का मतलब स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है, उसको तुम बाई सेल करते हो, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट में जो है तुम्हारा क्या होगा? डिफॉल्ट रिस्क होगा। जाहिर सी बात है, जो तुम जिस पार्टी से डील कर रहे हो वो पार्टी अगर मुकर गया तो, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में जो है ये जो तुम्हारा रिस्क है उसको मिटिगेट करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। कैसे? तुमसे मार्जिन मेंटेन करवा लेगा। तो मान लो तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हारे ओटीसी, ये ओटीसी लीगल होता है क्या? ओटीसी नहीं, लीगल नहीं है। देखो ओटीसी के बहुत पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे तुम मान लो करेंसी ट्रेडिंग करते हो इंडिया में, ठीक है। करेंसी ट्रेडिंग सारी की सारी ओटीसी मार्केट में होती है, लेकिन वो बड़े बड़े बैंक्स के बीच में रूल्स बना हुआ है, तो वो लीगल मान सकते हैं एक तरह से। लेकिन मान लो तुम एक दो से डील करते हो, जैसे डब्बा ट्रेडिंग हो गया, वो बिल्कुल इलीगल है। अगर ओटीसी मार्केट का मतलब हो गया कि तुमने डील किया है, अगर मैं सिक्योरिटीज के टर्म में बोलूँ तो वो डब्बा ट्रेडिंग जो है बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है, तुम नहीं कर सकते। हाँ, तुम घर बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो भी एक ओटीसी मार्केट में आएगा, ओवर द काउंटर मार्केट में आएगा, जहाँ पे तुम नेगोशिएट कर रहे हो कुछ पर्सन से डायरेक्टली। एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज में तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, किससे शेयर्स बाय कर रहे हो, किसके पास शेयर ज़्यादा है, उसका तुमको जो है आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क के होने की खतरा बहुत ज़्यादा है कि तुमने जिससे डील किया वो मुकर जाए। यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क होने का खतरा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी एक्सचेंज जो है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है रखवा लेती है तुमसे कि तुमको इस ट्रेड में एंट्री करना है तो पहले मार्जिन मेंटेन करो। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो तुम्हारे मार्जिन में से कटेगा वो। तो ये सेलर के लिए भी एप्लीकेबल है, बायर के लिए भी एप्लीकेबल है। ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है मार्जिन एप्लीकेबल टू ओनली बायर और सेलर और बोथ, सवाल पूछ सकता है ना इस सब में। तो दोनों को रिक्वायरमेंट है मार्जिन मेंटेन, दोनों को रिक्वायरमेंट है। बायर को भी मेंटेन करना है मार्जिन और सेलर को भी मेंटेन करना है मार्जिन, सेलर को भी मेंटेन करना है। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप बोल देना सिर्फ बायर को मेंटेन करना, सेलर को मेंटेन नहीं करना है, सिर्फ सेलर को मेंटेन करना, बायर को नहीं करना है, दोनों करना है। क्योंकि तुमने बाय किया, स्टॉक ऊपर गया, तो प्रॉफिट की कहाँ से आएगा? एक्सचेंज थोड़ी अपने पॉकेट से देती है। बायर का प्रॉफिट, सेलर का लॉस, सेलर का प्रॉफिट, बायर का लॉस। सिंपल फॉर्मूला है स्टॉक मार्केट का, करेक्ट। अगर मान लो बायर ने स्टॉक बाय किया और उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलर को लॉस हो रहा है, तो सेलर को लॉस हो रहा है, तो सेलर का लॉस किस में से डेबिट करेगा एक्सचेंज? उसके मार्जिन में से। और उसका मार्जिन जो तुमको क्रेडिट कर देगा प्रॉफिट के रूप में, टैक्स काटने के बाद। समझ में आ गया पूरा का पूरा गेम जो है। इसके बाद ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, बाय और सेल सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। और तुम बाय फॉर्मल जो बाय सेल करते हो, इसका ऑलरेडी डिफाइंड रूल है रेगुलेशंस के अंदर फॉर्मली। और तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल करते हो सिक्योरिटीज़ का, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। क्लियरिंग सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो है
पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी है। पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब, अगर मान लो मैंने स्टॉक बाई किया तो मेरे डीमेट अकाउंट में स्टॉक आना चाहिए, और मैंने स्टॉक सेल किया तो मेरे फंड से पैसे आने चाहिए। इसको क्लियरिंग सेटलमेंट बोलते हैं। ये पोस्ट मार्केट एक्टिविटी है, मार्केट क्लोज होने के बाद होता है, और इसको देख रेख कौन करती है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, क्लियरिंग हाँ, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो पूरे देख रेख करती है। वो क्या करती है, आप सवाल पूछ सकता है, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एज ए बायर फॉर एवरी सेलर एंड सेलर फॉर एवरी बायर। सवाल पूछ सकता है, हु एक्ट एज ए बायर फॉर एवरी सेलर एंड सेलर फॉर एवरी बायर? एक्सचेंज, ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, बैंक्स। ध्यान रखना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि एक्सचेंज सिर्फ ऑर्डर मैच करता है। ऐसा नहीं, तुमने कभी देखा कि तुमने बाइंग ऑर्डर प्लेस किया और सेलर ना हो तो तुमको बाय हो जाता है? नहीं। ठीक है, ब्रोकर क्या करता है? ऑर्डर सिर्फ भेजता है। चीजें समझो, जब स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो ब्रोकर क्या करता है? सिर्फ ऑर्डर भेजता है एक्सचेंज पे। एक्सचेंज क्या करता है? ऑर्डर मैच करवाता है। सिंपल है। तो उस रेट पे आपको बायर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस रेट पे आपको सेलर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मतलब बायर देखो, एक्ट एज ए बायर फॉर एवरी सेलर एंड सेलर फॉर एवरी बायर का मतलब क्या हुआ? मैंने जो सामान बेचा उसका मुझे पैसा मिल जाए, और मैंने जो सामान खरीदा उसका मुझे सामान मिल जाए। बिल्कुल। तो ये कौन देखेगा? ये देखता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। समझ गए? अगर डील अच्छी से होगा तो मैच तो ब्रोकर करता है ना सर? मैच नहीं 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 नहीं, ब्रोकर जो है सिर्फ ऑर्डर सेंड करेगा, मैच नहीं करता। मैच करता है एक्सचेंज। समझ गए? ऑर्डर मैचिंग होती है एक्सचेंज पे। तुम जीरोधा यूज करते हो, जीरोधा से तुमने क्या किया? ऑर्डर प्लेस कर दिया। जीरोधा ने क्या किया? अगर तुमने एनएससी पे ऑर्डर प्लेस किया तो एनएससी पे ऑर्डर सेंड कर देगा, बीएससी पे ऑर्डर प्लेस किया तो वो बीएससी पे ऑर्डर सेंड कर देगा। करेक्ट? ऑर्डर सेंड करने के बाद जो है ऑर्डर मैचिंग होती है एक्सचेंज पे, ब्रोकर नहीं करता ऑर्डर मैचिंग। ध्यान रखना। ओके? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सीडीएसएल तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो डिपॉजिटरी है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, हाँ, तुम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है CCIL है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके है, वो BSC का है, और NSCIL है, ऐसे कुछ करके है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है NSC का अलग है, BSC का अलग है, जो देख रेख करती है एक्सचेंज का पूरा जो है ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो ये है तुम्हारा। इसके बाद जो है काउंटर पार्टी रिस्क पूछ सकता है। किस में काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा रहेगा? OTC मार्केट में या एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में? OTC मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं आता, यहाँ पे तुम आपस में डील कर रहे हो। समझ गए? तो यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। OTC में सवाल पूछ सकता है कि क्या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रोल आता है OTC मार्केट में? नहीं आता। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है ओनली एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में काम आएगा। ओके, कल बस यही था। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज करती है एक्सचेंज? बहुत सारे मार्जिन लेती है। क्या मार्जिन लेती है? इनिशियल मार्जिन लेती है, फ्रंट मार्जिन लेती है। अगर मान लो 10 लाख का ट्रेड है तो तुमको 2 लाख रुपए, और अच्छी निफ्टी है तो 1 लाख रुपीज़ 10%। अगर कोई वॉलेटाइल कंपनी है, वॉलेटाइल इंडेक्स है तो 20%, 25% तक मार्जिन जो है मेंटेन करवा लेती है तुमसे। कि मतलब तुमको इस ट्रेड में एंट्री करना है, 10 लाख का ट्रेड है, 20% का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मतलब तुम जो है 2 लाख रुपये पहले जमा करो। करेक्ट? 2 लाख रुपए तुम जमा करते हो, इससे क्या होता है कि मान लो तुम्हारा 2 लाख रुपए का 20% का मार्जिन है उसके पास, अगर 1 लाख रुपए तक का लॉस हुआ तुम्हारा, तब भी जो है वो तुम्हारे जो है तुमने 2 लाख रुपए जमा किए वहाँ से वो डेबिट कर लेगी, और जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसको वो दे देगी। तो यहाँ में मार्जिन मेंटेन करना बायर और सेलर दोनों को कंपलसरी है। पीक मार्जिन पेनल्टी का मतलब क्या होता है? पीक मार्जिन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी की बात करता हूँ, उसमें मुझे 10% मार्जिन जब मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ तब मुझे मेंटेन करना है। सिंपल टर्म में समझो, ठीक है? और मैंने 1 लाख रुपीज़ में एंट्री कर लिया। जब मैंने एंट्री किया था निफ्टी का जो है उतना वॉलेटाइल नहीं था, बिल्कुल सही था। उसके बाद क्या हुआ? निफ्टी जो है 1000 पॉइंट नीचे आ गया। 50 का लॉट साइज है, मैंने बाई किया था। मैंने जब बाई किया था तब निफ्टी फ्लैट था, मैंने एंट्री किया, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद निफ्टी 50 पॉइंट नीचे आ गया। अब क्या होगा? मुझे कितना मेंटेन करना है निफ्टी में मार्जिन उस दिन के लिए? 1 लाख रुपीज़। लेकिन अब मेरा लॉस कितना दिख रहा है? 50,000 रुपीज़। तो मेरा जो 1 लाख रुपीज़ का जो क्राइटेरिया है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3:30 से पहले या 5 PM से पहले, जो भी रूल होगा उससे पहले तुम जो है वो पैसा में ऐड कर दो। और नहीं ऐड करोगे तो पीक मार्जिन पेनल्टी जो है तुमको पे करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि पूरे दिन के लिए मुझे 1 लाख रुपये उस निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने बाई करते वक्त जो है मुझे मेंटेन करना था, लेकिन निफ्टी नीचे आ गया तो मेरा लॉस दिख रहा है पोर्टफोलियो, तो उतना पैसा तुमको ऐड करना पड़ेगा। नहीं ऐड करोगे तो पीक मार्जिन पेनल्टी जो होगा वो तुमको लगने वाला है। मार्क टू मार्केट मार्जिन का मतलब क्या होता है?
मार्क टू मार्केट मार्जिन का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया, आज मेरा प्रॉफिट में है, कल कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं अगले दिन टिल एक्सपायरी उसको होल्ड कर सकता हूँ, एग्जांपल बोलता हूँ, अगले दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस दिन जो है मेरा मार्केट नीचे आ गया, मैंने 1 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था आज, कल 10% प्रॉफिट दिखा रहा है, आज 10% प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में 1,10,000 रुपीज़ एग्जाम्पल बोलता हूँ वैल्यू दिखा रहा है, 10,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, अगले दिन मार्केट आ गया 20% नीचे, तो क्या होगा, मेरा 10,000 रुपीज़ का लॉस दिखाएगा, अप्रॉक्सीमेटली बोलता हूँ। तो वो जो 10,000 रुपीज़ है तुम्हारा मार्क टू मार्केट मार्जिन, जो मार्केट नीचे आने से हुआ है, वो तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है। तो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्सचेंज है, वो तुम्हारे इस टाइप के जो है मार्जिन मेंटेन करके जो है रिस्क को कम करती है। ये बायर से भी मेंटेन करती है और सेलर से भी मेंटेन करती है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? करेक्ट, ठीक है। अब जो है ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे तुम्हारा मार्केट एक्टिविटीज जो है वो क्या क्या है मार्केट में, उसके बारे में बताने वाला हूँ, चीज़ें जो है एक्सप्लेन करता हूँ, हो जाएंगी वो। अब यहाँ पे देख लो, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट प्रोवाइड ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन ट्रांजैक्ट इन ऑलरेडी इशू सिक्योरिटीज। क्या तुम ओला के सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटीज इशू नहीं है। तो जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुकी है, सेकेंडरी मार्केट में बोल रहा हूं, उस पे तुम जो है बाय सेल कर सकते हो। करेक्ट। स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उसको ट्रांजैक्ट करवाना, मतलब उसका ऑर्डर मैच करवाना सिक्योरिटीज में जो ऑलरेडी इशूड है एक्सचेंज पे। डिपॉजिटरी का काम यह है कि जो भी तुम्हारे सिक्योरिटीज हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना। ठीक है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज का एक डेफिनेशन है सेबी का, जिसमें तुमको शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट सभी आते हैं। अगर मान लो तुम किसी में भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। किसमें? CDSL में और NSDL में। दो डिपॉजिटरी कौन है इंडिया में? CDSL और NSDL। ठीक है। तो जो भी तुम सिक्योरिटीज बाय करते हो, चाहे तुमने स्टॉक बाय किया तो वो क्या हो गया? सिक्योरिटीज हो गया। उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना जो है वो किसका काम है? वो काम है डिपॉजिटरीज का। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद आता है तुम्हारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है ये बताओ। जैसे स्टॉक ब्रोकर है तुम्हारा, एंजल वन है, जीरोधा है, उसके कोई पार्टनर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज पार्टनर। ठीक है, कि मैं जो है एंजल ब्रोकिंग का ऑथराइज पार्टनर बन गया, मैं जो है क्लाइंट रेफर कर सकता हूं और कमीशन अर्न कर सकता हूं। करेक्ट सर, बहुत सारे रहते हैं वो जिनको प्रोवाइड कराते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। हाँ, वो जो भी है। तो जो भी तुम्हारे एजेंट्स हो गए, एजेंट किसके? डिपॉजिटरी के। जैसे CDSL हो गया, NSDL हो गया, ये एक डिपॉजिटरी है, लेकिन इसने क्या कर रखा है? इसने एजेंट बना रखे हैं कि आप भी जो है काम कर सकते हैं। जो सिक्योरिटीज है वो तो मेरे पास रहेगा, लेकिन मान लो सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं सेल करवाना हो, उसका काम जो है आप कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी NSDL CDSL है, लेकिन उसके बिहाफ में जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डिफाइंड किए गए हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम करके जो है वो जो है वर्क कर सकते हैं, उनको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सर, एक प्रकार से इनके ऑथराइज पर्सन हुए फिर ये लोग। हाँ, NSDL और CDSL के ऑथराइज पर्सन हुए। ठीक है, एक तरह से ये उनके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ऑथराइज पर्सन बोल दो या एजेंट बोल दो। ठीक है, ऑथराइज पर्सन बोलो या एजेंट बोल दो। अगर मान लो मैं ऑथराइज पर्सन एंजल ब्रोकिंग का हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? एजेंट ऑफ एंजल ब्रोकिंग। ठीक है, हाँ, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, उसके ब्रोकर को जो मुझे कुछ कमीशन दे रहा है, या जो भी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स DP इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेस विद द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज। अगर तुम जीरोधा का अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे तुमको सिक्योरिटीज दिखता है, उसके डीमेट अकाउंट में दिखता है फ्रंट लेयर पे कि मेरे पास ITC के इतने शेयर्स हैं, मेरे HUL के इतने शेयर्स हैं, मेरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स के इतने शेयर्स हैं, सब कुछ दिखता है। वो फ्रंट लेयर हो गया। तो वो जो है तुम्हारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है फ्रंट लेयर क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन बैक लेयर में जो सिक्योरिटीज है, जैसे मान लो मेरा ITC का 100 शेयर्स दिख रहा है जीरोधा के पास, तो क्या वो 100 शेयर्स जो है वो जीरोधा के अकाउंट में है? नहीं, वो 100 शेयर्स जो है कंपनी लेवल वो किसके अकाउंट में है? वो अकाउंट में है CDSL के या NSDL।
समझ गए? मैं जब सेल ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरा जो जीरोधा के यहाँ से क्या बोलते हैं 100 यूनिट्स हैं, वो मेरे कहाँ से निकलने वाले हैं? CDSL या NSDL डीमैट अकाउंट से। समझ गए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टर लेवल अकाउंट्स इन सिक्योरिटीज आर हेल्ड एंड मेंटेन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो तुम्हारा इन्वेस्टर लेवल जो तुम्हारा अकाउंट है, समझ गए, वो कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अगर मान लो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स तुम्हें निकल गए, कितने शेयर्स बच रहे हैं, तो वो कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इसके बाद जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसके बाद जो है तुम्हारा द कंपनी लेवल अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड एंड हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। और बस इतना पूछ सकता है यहाँ पे क्लाइंट लेवल अकाउंट जो कहाँ रखा जाता है और कंपनी लेवल अकाउंट जो है वो किसके पास रहता है। तो कंपनी लेवल जो अकाउंट है तुम्हारा सिक्योरिटीज का वो रहता है डिपॉजिटरी के पास, और जो क्लाइंट लेवल अकाउंट है सिक्योरिटीज का वो रहता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। बस इतना बस ध्यान रखना है इसमें। ट्रेडिंग मेंबर को हम सब ब्रोकर ही बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर जहाँ पे भी टर्म आए, ट्रेडिंग मेंबर को हम सब जो है ब्रोकर भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ट्रेडिंग मेंबर्स और स्टॉक ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो भी तुम्हारा ट्रेडिंग मेंबर है या स्टॉक ब्रोकर है, दोनों को ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक ब्रोकर एक ही होता है, ध्यान रखना। कहीं ट्विस्ट करने के लिए शायद स्टॉक ब्रोकर को ना लिखे, ट्रेडिंग मेंबर लिख दे। तो ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर एक ही होता है। आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये मेंबर किससे रजिस्टर होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज से, विथ द अप्रूवल ऑफ सेबी। ध्यान रखना, जो ट्रेडिंग मेंबर हैं, जो स्टॉक ब्रोकर हैं, वो एक्सचेंज से रजिस्टर होते हैं, लेकिन अप्रूवल जो है सेबी का भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, दे फैसिलेट बाय एंड सेल ट्रांजेक्शंस ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। फैसिलेट का मतलब क्या होता है? तुमने जो ऑर्डर प्लेस किया, इन्वेस्टर ने जो ऑर्डर प्लेस किया, उसको वो क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज पे सेंड कर देगा बाय और सेल सिग्नल, जो भी तुमने ऑर्डर प्लेस किया होगा। अब जाके एक्सचेंज पे जो है ऑर्डर मैच होगा। समझ में आ गया? यहां पे देखो, ऑल सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शंस ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस हैव टू बी एसेंशियली कंडक्टेड थ्रू ए रजिस्टर्ड ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो भी सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन होगा, कोई सवाल पूछ सकता है क्या फिजिकल ट्रांजेक्शन पॉसिबल है आज के टाइम में? नहीं। जो भी ट्रांजेक्शन सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन होगा वो कंपलसरी जो है किसी न किसी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही जो एक्सचेंज पे जाना है। इसके बाद जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग मेंबर कैन बी इंडिविजुअल, सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडीज। ध्यान रखना, ट्रेडिंग मेंबर जो है, जो ब्रोकर है, वो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जो है तुम्हारे क्या बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ही हो। जो तुम्हारे क्या बोलते हैं ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक ब्रोकर हैं, वो इंडिविजुअली हो सकते हैं। तुम भी अपना एक क्या बोलते हैं स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोल सकते हो इंडिविजुअली। प्रोपराइटर मतलब तुम हो, तुम्हारा कंपनी का नाम खुद का सोल प्रोपराइटर हो, उसके नाम से भी खोल सकते हो। पार्टनरशिप फर्म भी खोल सकता है। कॉर्पोरेट बॉडी जो है LLP हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, वो भी खोल सकते हैं। समझ गए? ट्रेडिंग मेंबर। अब आते हैं तुम्हारा ऑथराइज पर्सन। यहाँ पे सवाल नीचे जो लिखा है मैंने, उस पर सवाल आएगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो, ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं? ऑथराइज पर्सन का मतलब क्या हुआ? एजेंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर बोल दो, ब्रोकर बोल दो। समझ में आ गया? ऑथराइज पर्सन का मतलब एन एजेंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर और ब्रोकर। और ये कौन हो सकता है? ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, LLP भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कोई हो सकता है। कॉर्पोरेट बॉडी। तुम इंडिविजुअली भी ब्रोकर बन सकते हो। पार्टनरशिप फर्म तुम्हारी है तभी तुम ऑथराइज पार्टनर बन सकते हो। LLP हो, कॉर्पोरेट बॉडी हो, तभी तुम ऑथराइज पार्टनर बन सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हु इज अपॉइंटेड, ऑथराइज पर्सन जो है उसको अपॉइंट कौन करता है? हु इज अपॉइंटेड बाय स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर एज एन एजेंट टू रीच आउट द इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। इसको अपॉइंट क्या कौन करता है? अपॉइंट करता है स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर बोल दो, ट्रेडिंग मेंबर बोल दो। तुम पहले एप्लीकेशन देते किसके पास हो? एक्सचेंज के पास देते हो? नहीं। अगर मुझे मान लो मुझे एंजल वन का ऑथराइज पार्टनर बनना है, तो मैं एप्लीकेशन किसको दूंगा? पहले एंजल वन को। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ए स्टॉक ब्रोकर में अपॉइंट वन और मोर ऑथराइज पर्सन आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है जो तुम्हारा स्टॉक ब्रोकर है, या फिर वो उसको ट्रेडिंग मेंबर बोल दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग मेंबर सेम होता है, ध्यान रखना। फंसाने के लिए कहीं दे सकता है, चेंज कर सकता है। जो स्टॉक ब्रोकर है या ट्रेडिंग मेंबर है, वो एक से अधिक जो है ऑथराइज पर्सन अपॉइंट कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
तो जो तुम्हारा ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज पर्सन का अप्रूवल कौन देता है कि इसको रखना है नहीं रखना है? स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके बाद कस्टोडियन, बताओ। तो एक बंदा जैसे एंजल वन या जीरोधा दोनों का ऑथराइज पर्सन बन सकता नहीं है नहीं एक टाइम? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ओनली वन। इसके बाद जो है तुम्हारा वो है कस्टोडियंस। कस्टोडियन का तुमने नाम सुना होगा। कस्टोडियन करती क्या है बताओ मुझे? कस्टडी। कस्टडी का मतलब रखना, किसी भी सेफ चीज़ को रखना। सेफ चीज़ का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटीज और फंड्स। A custodian is an entity. A custodian is an entity that is charged with the responsibility of holding funds and securities of its large clients like banks, mutual fund house and insurance companies. तुमने सुना होगा म्यूचुअल फंड कंपनी का जो है कस्टोडियन है कोई। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? सभी ने ये रूल बना रखा है कि मान लो जैसे कोई पीएमएस हाउस है, म्यूचुअल फंड हाउस है, तो वो जो है क्या बोलते हैं, फंड्स और सिक्योरिटीज को अपने पास ना रखे। ये क्यों? क्योंकि मान लो उसमें जो है रिस्क है कि मान लो फंड मैनेजर जो है उसका फ्रॉड कर दे, या फिर मान लो फंड और सिक्योरिटी उसके पास है तो वो जो है कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, कस्टोडियन का रोल आता है। कस्टोडियन का रोल का मतलब ये क्या हुआ कि जो भी तुम ट्रांजेक्शन करोगे, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रांजेक्शन करेगी, अच्छी बात है, जो भी फंड्स और सिक्योरिटीज है वो थर्ड पार्टी के पास रहेगा। तुम्हारे पास अधिकार है ट्रांजेक्ट करने का, तुमको क्या बाई करना है क्या सेल करना है तुम ट्रांजेक्ट करो। तुम्हारा कस्टोडियन जो है तुम्हारे बिहाफ में जो भी चीजें होंगी, सेटलमेंट होंगी सिक्योरिटीज की या फंड्स की, वो कर देगा, तुमको नहीं करना। ठीक है, तो कस्टोडियन क्या करता है? कस्टोडियन जो है बड़े बड़े क्या बोलते हैं क्लाइंट्स का, जैसे बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, पेंशन फंड्स हो गया, उसका जो है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड जो भी वो खरीदेगा वो, और फंड्स जो है वो होल्ड करता है। समझ में आ गया? इसके बाद जो कस्टोडियन का काम क्या है? बिसाइड सेफ गार्डिंग सिक्योरिटीज ए कस्टोडियन ऑल्सो सेटल ट्रांजेक्शन। सवाल पूछ सकता है, रहेगा ही रहेगा सवाल। कस्टोडियन का जो काम है तुम्हारा, सिक्योरिटीज का सेफ गार्डिंग तो है ही, सिक्योरिटीज और फंड्स का, इसके साथ साथ जो है तुम्हारा जो भी तुम ट्रांजेक्शन करते हैं म्यूचुअल फंड हाउस, मान लो उसने स्टॉक बाई किया 1000 करोड़ का, ठीक है, तो स्टॉक जो बाई किया तो उसका सेटलमेंट तो होगा, फंड देने पड़ेंगे क्या बोलते हैं इसको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, एक्सचेंज को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, और वहां से उसको सिक्योरिटीज आएगी। तो जो भी सेटलमेंट का काम होता है वो कौन देखता है? कस्टोडियन ही देखता है। सेटल ट्रांजेक्शंस ऑन दी सिक्योरिटीज एंड कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। बोनस आया, डिविडेंड आया, स्प्लिट आया, ये सब काम कौन देखता है? ये सब काम जो है कस्टोडियन ही देखता है, और वही जो है सेटलमेंट करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है? चार्ज करता है क्लाइंट से। ठीक है, तो क्लाइंट से वो चार्ज करता है। बाकी जो काम्स हैं तुम्हारे, फंड को होल्ड करना, सिक्योरिटीज को होल्ड करना, कॉर्पोरेट एक्शंस देखना, सेटलमेंट करना, वो सारा काम करता है। अकाउंटिंग, टैक्सेशन का काम जो हो गया, सब काम करता है। सब काम करके तुमको देगा, बस उसके बदले वो चार्ज करेगा। सर जैसे कि आपने बोला कि एक बंदा जो है वो एक ही ब्रोकर के साथ ऑथराइज पर्सन बन सकता है, ओके, लेकिन यूट्यूब में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे लिंक शेयर करते हैं, तो वो कैसे नहीं, मैनेज होते वो हैं? रेफरल पार्टनर है, ऑथराइज पार्टनर नहीं है अच्छा, वो रेफरल पार्टनर वो होते रेफरल हैं। पार्टनर है। ठीक है, मतलब ऑथराइज एक ही ले सकता है। हाँ, ऑथराइज एक ही ले सकते हो। रेफरल पार्टनर तुम कितना भी बन जाओ, रेफरल पार्टनर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिलहाल सभी का रूल नहीं आया, सभी का रूल अभी आने वाला है जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद वहाँ भी शायद क्रैकडाउन लगे। फिलहाल कोई ऐसा रूल नहीं है। ओके, थैंक यू। समझ गए, एक ही है। ठीक है, तो वैसा रहेगा। पूछना होगा तो बस अनम्यूट कर लेना, वो रहती है, सबको समझ में आता है। ठीक है, कहीं किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, उसमें कोई जो है कंपल्सन नहीं है कि मतलब जो चीज़ें जो है कैसे होंगी। ठीक है, ये समझ गए। मेन फंक्शन जो है इसका कस्टोडियन क्या है? टू मेंटेन क्लाइंट सिक्योरिटीज एंड फंड्स अकाउंट। जाहिर सी बात है, क्लाइंट का सिक्योरिटीज और फंड्स अकाउंट, सिक्योरिटी मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड हो गया, यूनिट्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सिक्योरिटीज में आता है। फंड्स का मतलब पैसे में आता है, दोनों जो मेंटेन करती है। क्लाइंट्स का मतलब बैंक्स का, म्यूचुअल फंड हाउस का, पेंशन फंड्स का, हेज फंड्स का, सबका, पीएमएस का, वो जो है मेंटेन करती है। कलेक्टिंग द बेनिफिट और राइट्स एक्यूरिंग टू द क्लाइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड। और जो स्टॉक्स उसने हेल्ड किया हुआ है, और डिविडेंड आया तो बेनिफिट कलेक्ट करेगी। अगर राइट्स इशू आया, बोनस आया, जो भी चीज़ें आई तो वो जो है क्लाइंट के बिहाफ में कलेक्ट करेंगी, उसका क्या बोलते हैं, सेटलमेंट करेगी, और उसके हिसाब से जो भी होता है वो जो है करके जो है क्लाइंट के बिहाफ में देगी। क्लाइंट को कुछ नहीं करना है। कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शंस टेकन और टू बी टेकन ऑन द पोर्टफोलियो। तो मतलब जाहिर सी बात है, जब तुम ट्रांजेक्ट करते हो जीरोधा पे तो क्या होता है, तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, तो जो भी एक्शंस हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं सिक्योरिटीज़ के खिलाफ, जो सिक्योरिटीज़ के लिए, फंड्स के लिए, उस सब का जो है तुमको एक नोट जो है वो भेजती है अपने क्लाइंट्स को कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, जो भी रिकॉर्ड है उसके वो भेजती है।
ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, पूछ सकता है वैसे, जो भी अकाउंटिंग वर्क होता है, टैक्सेशन वर्क होता है, यही करके देती है, कस्टोडियन करके देती है, ये भी काम करके देती है। अकाउंटिंग और टैक्सेशन वर्क जो है कस्टोडियन ही करके देती है अपने क्लाइंट के बिहाफ में। अब इसके बाद आता है तुम्हारा व्हाट इज़ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का जो है रोल क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रोल ये है कि जो भी ऑब्लिगेशंस बन रहा है एक्सचेंज पे कितने हैं? बहुत सारे क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट हैं जो एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है, ब्रोकर हो गया, ठीक है। तो एक्सचेंज पे जो भी ऑब्लिगेशंस बन रहा है ब्रोकर का, जिसका भी, उसका सेटलमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसका काम, किसका काम है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। जैसे मान लो मैंने स्टॉक बाय किया, मेरे डीमेट अकाउंट में स्टॉक आने चाहिए, और किसी ने स्टॉक सेल किया तो उसके डीमेट उसके फंड्स में पैसे जाने चाहिए, ठीक है। तो ये कौन देखेगा? ये देखेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब आता है तुम्हारा क्लियरिंग बैंक्स। क्लियरिंग बैंक्स का मतलब क्या हुआ? जो भी पेमेंट होगा तुम्हारा, क्लियरिंग बैंक एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग मेंबर का मतलब क्या हुआ बताओ? ब्रोकर का एजेंट क्या हुआ? ऑथराइज्ड पर्सन। डिपॉजिटरी का एजेंट क्या हुआ? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का एजेंट उसको क्या बोलेंगे? जो तुम्हारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का एजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग मेंबर। बैंक नहीं मेंबर। ब्रोकर का एजेंट ऑथराइज्ड पर्सन। डिपॉजिटरी का एजेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का एजेंट क्लियरिंग मेंबर। तो यहाँ पे जीरोधा जो है एक सवाल, अगर NISM 8 किसी ने लिखा होगा या पढ़ा होगा तो वहाँ पे आया होगा ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। तो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर का मतलब क्या होता है? वो मेंबर जो अपने और अपने क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड सेटलमेंट कर दे, ठीक है। जैसे मान लो जीरोधा हो गया, वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं इन्वेस्टर ने बाई किया है, सेल किया सिक्योरिटीज, तो क्या करेगा? अपने तरफ से वो सेटलमेंट कर देगा, और जो नेट ऑब्लिगेशन उसका बनेगा वो पेमेंट करेगा किसको? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। किसके थ्रू? क्लियरिंग बैंक के थ्रू। तो क्लियरिंग बैंक्स एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन क्लियरिंग मेंबर एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देखो सेटलमेंट्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही करेगा, लेकिन फंड्स और सिक्योरिटी जो जाएगा, फंड्स जो जाएगा वो जाएगा क्लियरिंग बैंक के थ्रू। तो सभी क्लियरिंग मेंबर को जो है कंपलसरी जो है क्लियरिंग एक जो है क्लियरिंग बैंक में अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। मर्चेंट बैंकर्स का काम क्या होता है? मर्चेंट बैंकर्स का काम ये होता है, ये एक सभी रजिस्टर्ड एंटिटी है कि तुम्हारे सिक्योरिटीज़ को वो इशू कर दे। जैसे IPO को इशू करना हो गया, क्लाइंट लाना हुआ, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट को बिकना था, ठीक है, वॉलमार्ट ने उसको खरीदा, तो कौन डील ढूंढ के लाएगा? इतने बड़े क्लाइंट्स का डील कौन ढूंढ के लाएगा? वो काम किसका है? मर्चेंट बैंकर सबका है, ठीक है। मर्चेंट बैंकर्स जो है डील करते हैं, सब कुछ जो है अरेंज करते हैं, सब कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, अप्रूव करवाते हैं, प्रोसेस करते हैं। शुरू से लेके एंड तक का जो पूरा प्रोसेस है वो कौन का काम करता है? मर्चेंट बैंकर्स। इट हेल्प्स एन इशूर का मतलब जो सिक्योरिटी इशू करने वाला है IPO के थ्रू, या फिर जो कंपनी इशू करने वाली है, एक्सेस द सिक्योरिटीज मार्केट विथ एन इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटीज। वैसे मान लो अभी कौन सी सिक्योरिटीज आई थी? बीकाजी फूड्स आई थी, तो बीकाजी इशूर कहलाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक का जो प्रोसेस है उसका, डीमेट में आने तक का जो प्रोसेस है शेयर्स को हर इन्वेस्टर्स के, वो कौन देखता है? वो देखता है मर्चेंट बैंकर्स। दे आर सिंगल पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इशूरेंस ड्यूरिंग द न्यू इशूरेंस ऑफ सिक्योरिटीज। मान लो मैं IPO लेके आ रहा हूँ, तो मैं थोड़ी जाऊँगा सेबी से बात करने के लिए, या फिर मान लो RNT से बात करने के लिए, या किससे बात करने के लिए, सेल्स पहुँचे या नहीं पहुँचे, कंप्लाइंस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं किससे बात करूँगा? डायरेक्टली मैं बात करूँगा मर्चेंट बैंकर से। मर्चेंट बैंकर से नाम लिखाता होगा, देखो मोतीलाल ओसवाल, क्या बोलते हैं, ICICI सिक्योरिटीज़, ऐसे करके लिखाता होगा। वो सब देखती है जो सिक्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक का जो प्रोसेस कंप्लीट करने का जो काम है वो करती है, उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर्स। और ये सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, ध्यान रखना। इसका वो चार्ज करती है कुछ पैसे। अब यहाँ पे देख लो तुम्हारा अंडर राइटर्स का सवाल यहाँ पे आ सकता है। अंडर राइटर्स का व्हाट इज सॉफ्ट अंडर राइटर, व्हाट इज हार्ड अंडर राइटर, ये चीज़ जो है ध्यान रख लेना, ठीक है। अंडर राइटर का मतलब क्या होता है? अंडर राइटर का मतलब ये होता, अंडर राइटर का मतलब होता है जो रिस्क एसेस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, लोन के टर्म में बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारी सैलरी 10 लाख रुपए की है, और तुम्हारा लोन मान लो, जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, तुम किसी ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे चांसेस हैं अप डाउन होने के बहुत ज़्यादा, कि मतलब जॉब छूटने के या जॉब हटने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब तुम जाओगे 50 लाख का लोन लेने के लिए, लोन अप्रूव करना है नहीं करना कौन करता है? कौन डिसाइड करता है? अंडर राइटर्स। कि मतलब कितना रिस्क लिया जाए, कि मतलब
डिफ़ॉल्ट होने के केस में जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अंडरराइटर का यहाँ पे काम क्या है? अंडरराइटर का काम ये है कि जैसे मान लो मैंने क्या बोला अभी कि मैंने जो है सिक्योरिटीज इशू करवाया, आईपीओ इशू करवाया, 90% वो सब्सक्राइब होना चाहिए सभी का रूल के अनुसार। 90% से कम भी सब्सक्राइब हुआ, 89% भी सब्सक्राइब हुआ, तो मतलब उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, पूरा एप्लीकेशन पास नहीं होगा। तो अंडरराइटर क्या करते हैं, बोल देते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं बाकी का पोर्शन सब्सक्राइब कर लूँगा, ठीक है। उसका वो प्रीमियम चार्ज करते हैं। जाहिर सी बात है, तुम इंश्योरेंस लेते हो, जैसे मान लो तुमने किसी ने 10,000 रुपये का प्रीमियम पे किया, कुछ होता है तो 1 करोड़ मिलता है फैमिली वाले को, ठीक है। वैसे ही अंडरराइटर से कुछ प्रीमियम वो चार्ज करते होंगे कि मैं इतना प्रीमियम चार्ज करूँगा, लेकिन मान लो आपका आईपीओ जो सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मैं जो है सब्सक्राइब करवा दूंगा, क्या कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो है काम करते हैं अंडरराइटर्स। इट इज एन इंटरमीडिएटरी इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में होते हैं ये हु अंडरटेक टू सब्सक्राइब टू एनी पोर्शन ऑफ द पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज दैट मे नॉट बी बॉट बाय द इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स ने बाई नहीं किया तो क्या करेंगे, वो खुद बाय कर लेंगे, सब्सक्राइब करवा देंगे, तो हमारे आईपीओ को जो है वो इशू करवा देंगे, ठीक है, जो सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखो जब तुम आईपीओ में अप्लाई करते हो प्राइस बैंड होता है कि 600 से 650 के बीच में, या 500 से 515 के बीच में, 400 से 420 के बीच में। तो वो प्राइस बैंड एक बार अगर मान लो आईपीओ का कंपनी का पता चल गया कि ये कंपनी का प्राइस बैंड जो है आईपीओ में ये लेके आने वाली है, उसके बाद कोई प्रॉमिस करती है अंडरराइटर, उसको बोलते हैं सॉफ्ट अंडरराइटिंग, ठीक है। वंस प्राइसिंग इज डिटरमाइंड इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट अंडरराइटर्स। अगर नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आईपीओ लाऊंगा, लेकिन उसी समय किसी अंडरराइटर ने जाके प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं सब्सक्राइब करूंगा, प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ड अंडरराइटर। व्हेन द अंडरराइटर्स मेक देयर कमिटमेंट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द आईपीओ इट इज कॉल्ड हार्ड अंडरराइटर्स। इनिशियल स्टेज पे ही मैंने बोल दिया, प्राइस डिसाइड होने से पहले कंपनी ने अप्रोच किया मुझे कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ आईपीओ लाने का, अगर सब्सक्राइब नहीं होता है तो क्या आप सब्सक्राइब करोगे। अगर अंडरराइटर प्राइस डिसाइड होने से पहले बोलता है कि हाँ मैं सब्सक्राइब करूंगा, या फिर कमिटमेंट देता है सब्सक्राइब करने का, उसको क्या बोलेंगे, हार्ड अंडरराइटर। अगर एक बार आईपीओ का प्राइस डिसाइड हो गया, उसके बाद वो कमिटमेंट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट अंडरराइटर। और सॉफ्ट अंडरराइटर को जो है ऑप्शन रहता है कि वो जो है बीच में अगर मान लो कोई क्लाउजेज रहते हैं कि बीच में जो है कोई दिक्कत हो या फिर कुछ ऐसे चीज़ें पता चले, वो जो छोड़ सकता है इन द इवेंट ऑफ अकरिंग। मतलब बीच में कुछ होता है तो सॉफ्ट अंडरराइटर के पास क्लाउज रहता है। वैसे ये पूछे नहीं, मैंने डाल दिया है, ठीक है। मैक्सिमम तुमको सवाल पूछ सकता है हार्ड अंडरराइटर क्या होगा और सॉफ्ट अंडरराइटर क्या होगा। अगर प्राइस डिसाइड हो गया, उसके बाद अंडरराइटर कमिटमेंट कर रहा है सब्सक्राइब करने का, उसको बोलेंगे सॉफ्ट अंडरराइटर। अगर प्राइस डिसाइड होने से पहले वो कमिटमेंट दे रहा है कि मैं सब्सक्राइब करूंगा, उसको बोलेंगे हार्ड अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब समझ में आ गया, हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्या है, जी सर, ठीक है। बस यही है, वो आप एक बार तुम समझ गए कोई दिक्कत नहीं है, आप तुमको फिर दूसरी बार देखना भी नहीं है, एग्जाम में सवाल आएंगे तुम खुद ही समझ जाओगे। अब मैंने तुमको बताया था, ये बताओ ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताया था, इसका बताओ मुझे कौन सा आंसर होगा इसमें। मैंने बताया था ये चीज़ें जो है 25 से 30% सवाल तुमको ऐसे ही आने वाले। इसका पहले क्या था, पहले एक पे एक सवाल बनता था, अब इसने क्या किया, 3-4 सवाल को मिला के ट्रू फॉल्स में कर दिया। लगता है तुमको आसान है ट्रू फॉल्स, लेकिन देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 यहाँ पे सवाल दे रखा है, तुमको तीनों सवाल का मतलब पता होना चाहिए। तो ये है तुम्हारा अब जो सेबी का नया ट्विस्ट है पूछने का। मेनली वो देखना चाहती है कॉन्सेप्ट कितना जो है क्लियर है तुम्हारा। बताओ इसमें क्या है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो अपना, बताओ मुझे आंसर क्या है इसका। आना चाहिए सर ए। सर इसमें डायरेक्ट नहीं दे सकते क्या अपन आंसर, डायरेक्ट का मतलब ट्रू फॉल्स तो पूछा ना, ट्रू फॉल्स पूछा है, वही तो पूछा है, ट्रू एंड फॉल्स ही तो है। मतलब इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वही पूछ रहा है तुमसे। ओनली ए। फर्स्ट वाला फॉल्स है सर। नहीं फर्स्ट मुझे नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन होगा। अच्छा, फर्स्ट वाला आंसर आना चाहिए सर। नहीं, इसमें जो है गलत है, ठीक है। इसमें जो है एक और ऑप्शन जुड़ेगा, ठीक है। बताओ, मैं ठीक कर दूंगा इसको। बताओ इसमें क्या। सर फर्स्ट ही वाला जो है वो फॉल्स है, बस फर्स्ट वाला जो है फॉल्स है, ठीक है। और सेकेंड वाला तो आपको उसमें सिर्फ ये पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट चार्टेड बिलो इज फॉल्स, मतलब कौन सा फॉल्स है, बाकी ऑप्शन की उसमें वो नहीं है, देखो ट्रू का नहीं दिया इसमें। देखो ABC दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ। ABC में बोल रहा है कौन सा जो फॉल्स है, या A फॉल्स है, या B फॉल्स है, या C फॉल्स है, या ABC सब फॉल्स है।
ए। ओनली फॉल्स है सर, ओनली ए। सही से आराम से सोचो फिर बताओ। मैंने यही बोला था ना, मैंने ऊपर ऑथराइज पर्सन मैंने पढ़ाया हुआ था, डिटेल में पढ़ाया हुआ था, इसलिए पढ़ाया हुआ था। बताओ। हम लोग कंफर्म ओनली ए। ओनली ए फॉल्स है। सभी बोल रहे हैं ओनली ए फॉल्स है। ए और सी, ए और सी, ए और सी, ओनली ए। ओनली ए। और कौन बोल रहा है ए और सी? सर मैं ओनली ए पे हूँ, ओनली ए। ओके, सर मैं भी ओनली ए पे हूँ। आशीष ओनली ए बोल रहे हैं, पवार जी ओनली ए बोल रहे हैं, और सोरा जी बोल रहे हैं ओनली ए और सी। या ठीक है, सोरा जी सही है। ठीक है, अब बता रहा हूँ क्यों। पहले देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे ए एन सी का ऑप्शन यहाँ पे बी लिख दिया है, ए एन सी ऑप्शन होता। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों। यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट स्टेटेड बिलो इज फॉल्स। सवाल ऐसे ही आएगा। मैं NISM 5 एग्ज़ाम लिखा था, मेरे जो स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं वो बता रहे हैं सर 25 से 30% जो सवाल हैं वो ऐसे ही आने वाले हैं। तो ध्यान रखना। ध्यान का मतलब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नोट्स पढ़ना फिर से समझ में आ जाएगा। ओनली बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम एन ऑथराइज पर्सन। मैं बारी बारी से जो है चीज़ें बताऊंगा। ये तो है मैं एक टॉपिक से लिया हूँ। सेबी क्या करेगी, तीन चार टॉपिक से ले लेगी, ए बी सी, और मैं यहाँ पे तीन ही लिया हूँ ऑप्शन। सेबी क्या करेगी, ए बी सी डी सब ऑप्शन ले लेगी, और वहाँ पे पूछेगी ओनली ए बी, ओनली बी सी डी, ओनली ए बी सी डी। तो यहाँ पे अब जो है वो जो है थोड़ा जो है चीज़ें जो है थोड़ा ऐसा नहीं कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पूछने वाली है, यूनिवर्सिटी से बाहर पूछने वाली है, नहीं। अब जो क्वेश्चन बैंक्स बना के जाते हो वहाँ पे दिक्कत होगी तुमको, और पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, अगर पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर अभी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है उसने जंबल कर दिया, 4 सवाल का 1 सवाल कर दिया उसने। ठीक है, अब देखो ओनली बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम एन ऑथराइज पर्सन। मैं ऑथराइज पर्सन पे आता हूँ, सबसे पहले आता हूँ ऑथराइज पर्सन के ऊपर। एन ऑथराइज पर्सन इज एनी पर्सन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ऑथराइज पर्सन बन सकती है? नहीं, ये जो है गलत है। तो ए जो है वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद ए स्टॉक ब्रोकर में अपॉइंट 1 और मोर ऑथराइज पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा स्टॉक ब्रोकर जो है वो तुम्हारा यहाँ पे हु इज अपॉइंट स्टॉक ब्रोकर, या स्टॉक ब्रोकर में अपॉइंट 1 और मोर ऑथराइज पर्सन, ये अपॉइंट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे लिखा होता है स्टॉक पर्सन ओनली अपॉइंट ओनली 1 ऑथराइज पर्सन, तब होता गलत। तुमको हर लाइन पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम में अब। यस सर, समझ गए? तो यहाँ पे हर पॉइंट पे ध्यान रखना। नोट्स में मैंने सब कुछ दे रखे हैं। नोट्स से ऊपर, नोट्स क्या मैंने बुक से ही लेता हूँ, मैं अपने मन से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है सवाल बुक से ही आने वाले हैं NISM एग्जाम में, तो अपने मन से लिखने से फ़ायदा नहीं है। जो ये लाइन वाइन है सब मैं NISM बुक से ही लिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो सवाल आएगा बुक से ही आएगा। मेरा काम समझाने का है। मैंने बता दिया तुमको व्हाट इज़ हार्ड अंडर राइटर, व्हाट इज़ सॉफ्ट अंडर राइटर। अब तुमको बस उसके रिलेटेड जो है जब भी सवाल आएंगे तुमको हिट करना है और सही आंसर देना है, बस सिंपल है। अब आते हैं तीसरा वाले ऑप्शन पे। बिफोर अपॉइंटिंग एन, यहाँ पे देखो बिफोर अपॉइंटिंग एन ऑथराइज पर्सन, यहाँ पे देखो बिफोर अपॉइंटिंग एन ऑथराइज पर्सन सेबी अप्रूवल इज मैंडेटरी। क्या ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करने से पहले सेबी का अप्रूवल कंपलसरी है? मैंने क्या पढ़ाया था? नहीं। तो आंसर क्या होगा? किसका अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है? स्टॉक एक्सचेंज की। समझ में आ गया? ठीक है, तो तुम्हें हर चीज हर लाइन ध्यान देखनी पड़ेगी। ए गलत है और सी गलत है। मैं यहाँ पे ऑप्शन डाल दूंगा, मैं ए और सी होगा, बी सही है, ए और सी गलत है। समझ में आ गया सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में? यस सर। ठीक है, ये तो मैं एक बनाया हूँ। ये सवाल ये जो चीज़ें हैं वो आएंगी तुमको जब मैं चैप्टर कंप्लीट होगा, टेस्ट दोगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो तुमको समझ में आएंगी। ठीक है, क्या है नहीं है कैसा होता है, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहा हूँ, चैप्टर वाइज जो है चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो जो है डाल दूंगा, जो भी चीज़ें होंगी वो समझ जाएंगे। सिंपल, समझ में आ गया? ऐसे पूछा जाएगा तुमसे। मैं जब देखा NISM 5 एग्ज़ाम देखा, मैं समझ गया मतलब वो मेरा स्टूडेंट क्या बोल रहा था, क्योंकि मैं पिछले बार जो है वो NISM 15 का मैंने एग्ज़ाम लिखा नहीं था, मैंने CP लिख दिया था। मुझे CP में मतलब क्या होता है, थोड़ा बस बैठो 2-3 घंटे क्लास कर लो, लास्ट में आसान सा सवाल आता है वो करके निकल जाओ, बस हो गया, तुम पास हो गए। लेकिन मैं जब एग्ज़ाम लिखा ना तो मैं समझ गया कि चीज़ें अब कैसे पूछने वाली, तो सवाल ऐसे ही बनेंगे। अब यहाँ पे क्या था, ये तो मैं सिर्फ ऑथराइज पर्सन का लिया हूँ, वो से भी क्या करेगी, यहाँ से एक ऑथराइज पर्सन का सवाल लेगी, एक लेगी तुमसे अंडरराइटर का सवाल। ये बोलेंगे, ये वो पूछ सकती है वंस बिफोर प्राइसिंग डिसाइड इफ अंडरराइटर कमिटमेंट इज गिवन इट इज़ कॉल्ड
सॉफ्ट अंडरराइटर तुम्हें पता होना चाहिए नहीं, प्राइसिंग डिसाइड होने से पहले हार्ड अंडरराइटर होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हैं, तो वो तुमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अब जो है तुमको क्या बोलते हैं एग्ज़ाम लिखने से पहले। समझ में आ गया? तो ये एक एग्ज़ाम था, सैम्पल था, मैंने बता दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब फिर बोलोगे सर मैं तो सही था सर, मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छे करके आया हूँ मैं, लेकिन मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो फेल जो है इसीलिए होते हो, ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा नहीं कि तुम्हारी गलती भी है या फिर एक्सचेंज एनआईएसएम की भी गलती है। एनआईएसएम चाहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, ये पहला जो है उसका मैंडेटरी रूल है कि तुम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम अच्छे से जो है इन्वेस्टर को गाइड कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, लगता है जैसे मान लो मेरा लास्ट वाले जो स्टूडेंट थे उसको लगता था कि मैं सब कुछ सही करके आ रहा हूँ, मैं तो जब भी वो फेल करता था मुझे फ़ोन करता था कि सर ये ऐसा गलती हो गया, तो वो जो सवाल बोलता था मैं उसको करेक्ट करता था कि तुमने गलती कहाँ किया है, तुमको लग रहा है ये सही है लेकिन वो है नहीं, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तुमको सही लग रहा है, मतलब तुम जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन अगर तुम जनरल में देखते हो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही नहीं, ठीक है। तो तुमको हमेशा एनआईएसएम एग्जाम में इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा है। वो जो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयारी करवा दूंगा, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। जो चीज़ें होंगी उसमें तैयारी में दिक्कत नहीं होगी, बस तुमको बस एक चीज़ काम करना है, एफर्ट डालना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि ये जो एफर्ट है तुम एक हफ्ते छोड़ दो, मैं जो पढ़ाया हूँ एक हफ्ते छोड़ दो, एक हफ्ते के बाद ओपन करना पूरा ब्लैंक रहेगा। व्हाट इज सॉफ्ट अंडरराइटर, व्हाट इज हार्ड अंडरराइटर, सब ब्लैंक रहेगा, सबका मतलब पूरा ब्लैंक रहेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो कोशिश करना कि रेगुलर पढ़ते रहना, नोट्स मैंने दे रखे हैं, बुक्स पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बुक से ही मैं नोट्स लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही लेता हूँ मैं, तो वही जो है पढ़ते रहना, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। एक बार आदत बन गया तो फिर ये एग्ज़ाम क्या बाकी सारे एग्जाम तुमको आसान लगेंगे एनआईएसएम के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन के रूप में। अब यहाँ पे देख लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये क्या होता है, ये एक एंटिटी है जो इंडिया के बाहर बना हुआ है लेकिन उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो इंडिया से बाहर बना हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर इनकॉर्पोरेटेड है और उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सेबी का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है स्टूडेंट, फॉल्स में ही पूछेगा एक लाइन में कि एफपीआई फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एफपीआई दिस वन इज सेबी अप्रूवल मैंडेटरी फॉर एफपीआईज। तुम्हें पता होना चाहिए हाँ मैंडेटरी है, या फिर तुमको यहाँ फंसाएगा, पी नोट फंसाएगा। पी नोट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, अब पी नोट पार्टिसिपेंट्स बताओ क्या है। अगर मैं इंडिया से बाहर हूँ, ठीक है, मैं इंडिया से बाहर का इन्वेस्टर हूँ, मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे एफपीआई बनना पड़ेगा, करेक्ट। मुझे एफपीआई नहीं बनना, मुझे सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होना, मुझे क्या ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं क्या करूँगा, पी नोट में इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं इंडिया से बाहर का इन्वेस्टर हूँ, मुझे सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होना, लेकिन मुझे इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे क्या चूज़ करना पड़ेगा, मुझे चूज़ करना पड़ेगा पी नोट पार्टिसिपेंट्स, पीएन्स। पीएन्स कौन इंट्रोड्यूस करता है, पीएन इंट्रोड्यूस करते हैं एफपीआईज। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई। जाहिर सी बात है जो एफपीआई हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है, जो सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करवाते हैं, वो जो है तुमको क्या इशू करते हैं, पी नोट पार्टिसिपेंट्स, पीएन्स बोल सकते हैं उसको। समझ गए। म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट वकील है, जहाँ पे ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स से जो है पैसे लेती है कलेक्टिव स्कीम के रूप में, और उसको जो है लार्ज कैप, मिड कैप, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गया, मेनली इसका कोर बिजनेस क्या है, एसेट को इंश्योर करना, तुम प्रीमियम पे करो, लॉसेज होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो भरेगी, चाहे हेल्थ का हो, लॉस का हो, हेल्थ का हो, लाइफ का हो, क्या बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस हो, सब का हो, मेनली वो काम है उसका। पेंशन फंड्स का काम क्या है, मेनली जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, और कहाँ पे इन्वेस्ट करना कि लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम को मिलता रहे। पेंशन फंड्स का जो है काम वो है। पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज को कौन रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, आईडीए, ध्यान रखना, आईडीए अलग है, पीएफआरडीए अलग है, ओके। इसके बाद जो है तुम्हारा वेंचर कैपिटलिस्ट आता है। वेंचर कैपिटलिस्ट का नाम सुना होगा, वीसी और पीई शॉर्ट में यूज़ करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है और प्राइवेट इक्विटी क्या होता है।
वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कंपनी का आइडिया फॉर्म हुआ, ठीक है, और उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे कौन फंड इन्वेस्ट करने आएगा? वेंचर कैपिटलिस्ट। जैसे मान लो मेरे पास आइडिया है और आइडिया वो अच्छा है, जैसे मान लो क्रेडिट ने आइडिया इशू किया होगा कि मैं सब क्रेडिट कार्ड के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, ठीक है, और लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, मुझे मास में जाना है तो मुझे पैसे चाहिए, तो वो कौन इन्वेस्ट करेगा वैसी कंपनीज में? वेंचर कैपिटल फंड। इट रेफर्स टू ए पूल्ड इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड टाइप का ही है, जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है पैसे पुट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट विथ ए मैंडेट टू इन्वेस्ट मनी इन एंटरप्राइज दैट आर इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बट पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो ना हो, लेकिन उसको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में चलेगा और अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, कि मतलब तुम्हारा आइडिया फॉर्म हो रहा है, या तुमको पैसे की आइडिया फॉर्म हो चुका है, पेपर पे है, पैसे की रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड का काम आता है। लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, आइडिया चलेगी नहीं चलेगी बहुत रिस्क रहता है, लेकिन मान लो 100 में से 2 आइडिया भी चल गई तो रिटर्न बन जाता है वेंचर कैपिटल फंड का। तो ये जो है फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड वहाँ पे होते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड फर्म का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट इक्विटी फर्म बोल लो, प्राइवेट इक्विटी फंड बोल लो, ये क्या करती है? तुम्हारा आइडिया चल गया, वेंचर कैपिटलिस्ट ने एक बार आइडिया चला दिया, अब तुमको क्या करना है? एक्विजिशन करना है, एक्सपेंशन करना है, वहाँ पे तुमको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो किसका रोल आएगा? प्राइवेट इक्विटी फर्म, पी का रोल आएगा। जैसे मान लो ओला है, अभी उसको भी एथर एनर्जी मिले सब्सक्राइब क्या बोलते हैं बाई करने के लिए, फंड उसके पास है नहीं, स्कोप अच्छा है, कौन देगा पैसे उसको? प्राइवेट इक्विटी फर्म। समझ में आ गया? दीज फर्म्स फंड कंपनीज दैट आर इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन और बाई आउट्स, ठीक है। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी को तुम एक साथ मान सकते हो, लेकिन अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं, कोई नहीं करता है, या फिर कोई एक प्राइवेट इक्विटी यूज़ करता है, वेंचर कैपिटल यूज़ करता है, कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी में जो है वेंचर कैपिटलिस्ट फंड चला आता है, और तुम प्राइवेट इक्विटी यूज़ करते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इसमें चला आएगा, कि मतलब ग्रोथ एक्सपेंशन हो गया, अर्ली स्टेज हो गया, यहाँ भी जो है प्राइवेट इक्विटी फंड पैसे डाल देती है, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता है, लिमिटेड पार्टनर्स कौन होते हैं और जनरल पार्टनर्स कौन हो सकता है? यहाँ पे देखो, जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, शॉर्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ तुमको। म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में जो परचेज करते हैं यूनिट्स, वो क्या हो गए? इन्वेस्टर्स, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैनेज कौन कर रहा है? फंड मैनेजर। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर्स, और जो मैनेज कर रहा है उसको बोलेंगे जनरल पार्टनर्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है प्राइवेट इक्विटी फंड में या वेंचर कैपिटलिस्ट फंड में, उसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड पार्टनर्स। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, वो हर चीज़ पे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, उसको जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी नहीं। पैसे डाल दिया, अब जो जनरल पार्टनर्स करेगा उसको देखना है कि वो रिटर्न बना के दे रहा है नहीं दे रहा है। जनरल पार्टनर्स का काम क्या है? किसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसे को मैनेज करना है, चीज़ें क्या करनी है, वो जो सारा काम है जनरल पार्टनर्स का है। तो सिंपल आंख बंद करके सोचना। और फंड मैनेजर है तो उसको बोलेंगे जनरल पार्टनर्स, अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ हेज फंड्स, ठीक है, म्यूट कर लो जो भी है, ठीक है। अब हेज फंड्स क्या है? लोग समझते हैं हेज फंड का मतलब होता है कि मेरा फंड हेज हो गया या फिर मेरे पोर्टफोलियो हेज हो गया, कि मतलब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए जो है मेरा जो पोर्टफोलियो है सेफ है। नहीं, हेज फंड का मतलब क्या हो गया? हेज फंड जो है तुम्हारे पैसे को एक क्रॉस एसेट क्लास, जैसे म्यूचुअल फंड्स में क्या है, इक्विटी है, बॉन्ड्स है, वहीं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑप्शंस ढूंढना है तो एएफ चले जाओ,
ठीक है, हेज फंड्स भी एआईएफ का पार्ट है। जैसे मान लो कुछ सेक्टोरियल फंड हो गए, सिर्फ सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थीमेटिक फंड हो गए, थीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि मान लो रियल एस्टेट फंड हो गया, तो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग जो भी कंपनियां हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर सकती है। सिक्योरिटीज़ फंड है तो आपका उसमें वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो हेज फंड का मतलब क्या है? एज ए म्यूचुअल फंड ये इन्वेस्टमेंट वहीकल लिए पैसे सबसे लेती है, लेकिन ये क्रॉस जियोग्राफी, क्रॉस एसेट क्लास जा सकती है। गोल्ड, मेटल्स, एग्रीकल्चर्स, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको पेंटिंग अच्छा दिखा, वहाँ पे इसको बेनिफिट मिल रहा है, लैंड अच्छा दिखा, वहाँ बेनिफिट मिल रहा है, वहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। इसके पास कोई रोक टोक नहीं है और कोई जियोग्राफी का इसके पास जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्रॉस जियोग्राफी, इंडिया, यूरोप, ब्राज़ील, कहीं भी जा सकती है ये हेज फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, चीज़ें जो है क्या बोलते हैं, कंसर्न ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है जो एआईएफ का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़ा जो है अलग है। मिनिमम 1 CR का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है एआईएफ के लिए, मिनिमम 1 CR को जो है तुमको पुट करना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। हेज फंड का मतलब ये मैं समझ लेना कि मेरा पोर्टफोलियो हेज है। हेज फंड का मतलब है इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल्स कैपिटल फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट दैट अक्रॉस द एसेट, अक्रॉस द प्रोडक्ट्स एंड अक्रॉस द जियोग्राफी। कहीं भी कर सकता है, इक्विटी, डेट, मेटल्स, एग्रीकल्चर्स, लैंड्स, कहीं भी, ठीक है। अब आता है तुम्हारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ? जो तुम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडी, पेंशन फंड्स, ठीक है, उसके अलग इसका रूल्स बताया गया ऐसे भी कि उसमें उसके अलावा जो भी एसेट क्लास होंगे वो आएंगे एआईएफ में। रियल एस्टेट हो गया, प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हो गई, कमोडिटीज़ हो गया, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स हो गए, जैसे मान लो पेंटिंग्स हो गए, ये सब जो है वो कहीं डिफाइंड नहीं है, तो ये सब किस में आएंगे? एआईएफ में आएंगे। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो गए, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सब जो है ये सब एआईएफ में नहीं आएगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट, जहाँ पे तुम रिस्क लेते हो, नई कंपनी ढूंढते हो, चीज़ें करते हो, वो सब किस में आएंगी? एआईएफ में आएंगी। एआईएफ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3 टाइप के एआईएफ होते हैं, ठीक है। पहला है तुम्हारा दीज एआईएफ इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स और अर्ली स्टेज वेंचर्स। यानी क्या बोला? आइडिया तुमने फॉर्म किया, तुमको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आइडिया तुम्हारा चल गई, अब तुमको मार्केट कैप्चर करने की रिक्वायरमेंट है। पैसे कहाँ से आएंगे? वेंचर कैपिटलिस्ट फंड से और प्राइवेट इक्विटी फंड से। वो कौन देता है? वो कौन देगा तुमको? वो देगा एआईएफ कैटेगरी फर्स्ट। मेनली यहाँ पे जो है एआईएफ कैटेगरी फर्स्ट में जो है वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, एसएमई फंड, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज फंड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो गए, ये सब जो है तुम्हारे आने वाले। वेंचर कैपिटलिस्ट फंड हो गए, एसएमई फंड हो गया, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, ये सब जो है तुम्हारे आने वाले। कैटेगरी 3 में कौन सा आएगा? सर मेरे पास आइडिया है, मेरे पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो पैसे बनाती है, लेकिन सर सेबी इसको अप्रूव नहीं कर रही। मेरे पास एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो ट्रेडिंग से 20%, 25% साल का रिटर्न जनरेट कर देगी। अब मुझे क्लाइंट चाहिए इसके लिए, लेकिन सेबी बोलती नहीं म्यूचुअल फंड्स में आप क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करो। सर मैं कौन सा चीज़ लूँ, कौन सा मैं लाइसेंस लूँ कि मैं ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है इंप्लीमेंट करवा सकता हूँ अपने इन्वेस्टर को? एआईएफ कैटेगरी 3। एआईएफ कैटेगरी 3 में जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लिवरेज, डेरिवेटिव सब यूज कर सकते हो जो हेज फंड्स करते हैं। दीज एआईएफ इन्वेस्ट इन कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग द यूज ऑफ लिवरेज डेरिवेटिव्स। हेज फंड जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। निखिल कामत के नितिन कामत का भाई के जो है निखिल कामत के ये है ट्रू बीकॉन करके एक कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी करती है। जाके सर्च करना गूगल पे, ट्रू बीकॉन करके है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे एआईएफ कैटेगरी 3 वाले कैटेगरी 3 एआईएफ दिखे तुमको वो समझ जाना इसमें, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लिवरेजेस और ये सब चीज़ें होती हैं। कैटेगरी 2 एआईएफ में क्या होता है? लिवरेज नहीं होता। जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो है फॉल आउट नहीं करते हैं। जैसे मान लो स्टार्टिंग वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई, डेरिवेटिव हो गया, ये सब नहीं आता।
इसमें मेनली डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, इसमें जो है मेनली लिवरेज और बोर्डिंग वाले प्रोडक्ट नहीं आते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। इसमें आ गया तुम्हारा रियल एस्टेट फंड आ गया, जो मेनली रियल एस्टेट्स एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। प्राइवेट इक्विटी फंड आ गया, जहाँ पे कंपनी ऑलरेडी एक तरह से स्टेबल ग्रोथ ले ली है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं लॉन्च पैड चाहिए कि उसको लॉन्च करना है, ठीक है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, अब उसको क्या बोलते हैं वो चाहिए, एक तरह से स्पीड चाहिए, ठीक है, कि मार्केट शेयर गेन करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो यहाँ पे तुमको प्राइवेट इक्विटी फंड और जो है ये सब फंड जो है तुमको आते हैं। रियल एस्टेट फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया, जहाँ पे लिवरेज जो है मेनली नहीं होता है, जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में नहीं आएगा। यहाँ पे बताओ किसी को दिक्कत है AIF में 1 2 3 में AIF को समझने में? ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा बता देना, फिर जो चीज़ें होंगी वो वहीं पे सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। अब यहाँ पे देखो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम क्या है? क्लाइंट के साथ बैठ के क्लाइंट के फाइनेंशियल डिसीजन को बताना, उसके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। IA works with investor to help them decide on assets allocation and make a choice of investments based on their risk profile। उसका रिस्क प्रोफाइल क्या, उसके हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो जो है बताना। EPF जो है, देखो एक सवाल पूछेगा तुमको, व्हाट इज डिफाइंड बेनिफिट स्कीम और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब होता है तुमको पता है कि आउटपुट तुम्हारा क्या मिलने वाला है, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा मिलने वाला है, वो हो गया डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तुम पैसे पे करो, एट द एंड में जो होगा उससे तुम जो है जो उस समय के हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी तुम्हारी खरीदोगे, तो वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आता है। NPS डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, स्कीम है। EPF डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। EPF इज ए स्कीम दैट इज यूज टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, यहाँ पे 12% बेसिक सैलरी का एम्प्लॉयर और वही 12% जो है एम्प्लॉय जो है अपने सैलरी से कटवाता है, ठीक है, 12% प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर और 12% प्रोवाइड करता है एम्प्लॉई, और वो जो है जमा करते हैं EPF में। सवाल पूछ सकता है ये EPF क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है या डिफाइंड बेनिफिट प्लान है? तो ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, मतलब ऑलरेडी कुछ हद तक जो है जो इसके आउटपुट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो डिफाइंड है, ठीक है, कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना मुझे मिलेगा। लेकिन जो NPS उसमें क्या है, मार्केट के हिसाब से लिंक्ड है, रिटर्न जो है क्या आउटपुट निकलेगा पता नहीं, इन्वेस्ट करो, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है कि जहाँ पे तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हो। तो EPF डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, और 12% बेसिक सैलरी का नहीं, बेसिक सैलरी का, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है प्रोवाइड करते हैं। NPS इज ए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम where subscriber contribute regularly to the scheme and on maturity the fund accumulated in the scheme can be used to buy annuity product। annuity product का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहाँ पे तुम बाई करते हो पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयरली, जो भी तुमने चूज़ किया है उसके हिसाब से तुमको बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। फैमिली ऑफिस का मतलब क्या हुआ? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेल्दी फैमिली के अकाउंट्स को मैनेज करती है, वेल्थ को मैनेज करती है। इसमें सब आएगा, डेली एक्सपेंस से लेके रियल एस्टेट, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स, सब। जैसे मान लो कोई वेल्दी फैमिली है, उसके पास टाइम नहीं है, वो अपना बिजनेस देख रहा है, उसके अकाउंट्स को, उसके वेल्थ को कौन मैनेज करेगा, उसके लिए अलग से फैमिली ऑफिसेज जो है बनते हैं। कहीं टर्म सुनना फैमिली ऑफिसेज तो समझ जाना, फैमिली ऑफिसेज का मतलब ये है कि ये जो है वेल्दी फैमिली के, जो अमीर परिवार हैं, उनके वेल्थ को ही मैनेज करता है। और सब वेल्थ का मैनेज करता है मतलब फ्रॉम डेली इन्वेस्टमेंट्स से लेके जो भी हाई लेवल तक है, ओके। इसके बाद जो है तुम्हारा कॉर्पोरेट ट्रेजरीज। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट इज ट्रेजरी? तुमने सुना होगा ट्रेजरी होता है, लेकिन ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, चीजें मुझे बताओ। कॉर्पोरेशन बॉडी पे यूज किया जाता है सर। देखो ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, लाइक बिल वगैरह के बिल्स। देखो ट्रेजरी का मतलब सिंपल टर्म में समझो, जैसे मान लो कंपनीज हो गई, ठीक है, कंपनीज के पास प्रॉफिट आया, प्रॉफिट सरप्लस रखा हुआ है, या तो वो रख ले या उसको इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। रखेगी तो भी जो है जो नॉर्मल क्या बोलते हैं रिटर्न है वो मिलेगा। अगर वो उसको इन्वेस्ट करेगी तो वो अपने वेल्थ को मल्टीफोल्ड कर सकती है जल्दी। जो उसके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, वो जो उसका कोई काम नहीं है लेकिन फ्यूचर में काम आ सकता है, क्योंकि कोई उसको जो है क्या बोलते हैं बिजनेसेस परचेज करना हो, कॉम्पिटिशन को परचेज करना हो, या कोई ऑब्लिगेशंस हो, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हो, तो उसके लिए। तो ट्रेजरी जो है, जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं या फिर जो भी कंपनीज के इंटरनल
अकाउंट्स पैसे हैं उसको मैनेज का काम करती है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस टाइप से इन्वेस्ट करना है, ये सारा काम किसका होता है? वो होता है ट्रेजरीज का। ठीक है। कंपनीज एंड अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैव सरप्लस फंड्स दैट दे इंटेंड टू यूज फॉर पोटेंशियल फ्यूचर अपॉर्चुनिटी और टू मीट फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। फ्यूचर में कुछ मान लो केसेस चल रहे हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया का केस था और वो हारती तो 14,000 करोड़ देना पड़ता, तो ये ऑब्लिगेशंस हो गया। जैसे मान लो रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, ये ऑब्लिगेशंस हो गया कंपनी का, कि मान लो एक साल में 1000 एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं और उसको बेनिफिट देना है, रिटायरमेंट बेनिफिट देना है। ठीक है, तो कितना पैसा जाने वाला है? तो ये सब कौन देखता है स्टार्टिंग से ही कि कहाँ कैसे क्या इन्वेस्ट करना है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो फाइनेंसेस, कंपनी के फाइनेंसेस को देखती है। लार्ज कॉर्पोरेट हाउस के पास क्या होता है? खुद का ट्रेजरी टीम होता है। अगर तुमने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरी है, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंसेस हैं उसको कैसे मैनेज करना है वो कौन देखती है? ट्रेजरी टीम। लेकिन अगर मान लो कोई छोटी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उसका जो है उसका रेगुलर फाइनेंस टीम जो है, जो फाइनेंस टीम होता है वही देख लेता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर बहुत छोटी कंपनी है तो वो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर देती है, लिक्विड फंड्स में। ओके, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो रिटेल पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या? रिटेल का मतलब होता है जो अपने खुद के अकाउंट में ट्रेड करते हैं, कोई कंपनी का या पर्सनल अकाउंट उनका जो है कंपनी का कोई या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ट्रेड नहीं करते, वो अपने खुद के अकाउंट में ट्रेड करते हैं। ठीक है। रिटेल्स इन्वेस्टर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स हु बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन देयर पर्सनल अकाउंट एंड नॉट फॉर अनदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। वो दूसरे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते, खुद के अकाउंट में बाई सेल करते हैं, मस्त रहते हैं। उनको रिटेल पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हो। इसमें क्या बोलते हैं, रिटेल में तुमको अगर 2 लाख तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आ जाएंगे। रिटेल में तुम्हारे HNI भी चले आएंगे जो 2 लाख रुपये से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं लेकिन खुद के अकाउंट में करते हैं। ठीक है, तो वो भी तुम्हारे जो है रिटेल और HNI दोनों चला आएगा इसमें। रिटेल में जो 2 लाख से नीचे वाला है वो, और 2 लाख से ऊपर वाले जो है वो HNI में। ठीक है। प्रॉक्सी एडवाइजर सर्विस का मतलब क्या होता है? जब भी तुम रिसर्च एनालिस्ट एप्लीकेशन अप्लाई करने जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा प्रॉक्सी एडवाइजर्स का। म्यूट कर लो जो भी है। ठीक है, सिंपल है, आएगा प्रॉक्सी एडवाइजर सर्विसेज फर्म का। प्रॉक्सी एडवाइजर का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी एडवाइजर का मतलब ये होता है, प्रॉक्सी एडवाइजर जो है कोई रिसर्च कॉल नहीं देता कंपनी को कि क्या है नहीं है। एग्जाम्पल बोलता कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने 500 उसके सारे फंड में जो है 500 कंपनियां हैं, 500 स्टॉक्स हैं, तो 500 स्टॉक्स का कब वोटिंग राइट्स आने वाला है, वोटिंग राइट्स का क्या एजेंडा है, कॉर्पोरेट एक्शंस वोटिंग राइट्स का क्या एजेंडा है, मान लो जो क्या बोलते हैं IPO आएगा या पब्लिक ऑफर आएगा उस पर कौन राय देगा, ये सब कौन देखता है? प्रॉक्सी एडवाइजर्स। तुमको एक मेल आता होगा वोटिंग राइट्स को लेके कि वोटिंग राइट्स ये है, एजेंडा ये है, तो कौन बताएगा कि एजेंडा क्या है? म्यूचुअल फंड्स कंपनी के क्या है, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। तो जैसे मान लो HDFC बैंक और लिमिटेड मर्ज होने वाला है, तो मर्ज होने के बाद क्या बेनिफिट देगा नहीं देगा, जिसके पैसे लगे हुए हैं वो क्या करे, निकाले या छोड़े, वो जो ओपिनियन है कौन देगा? प्रॉक्सी एडवाइजर्स। समझ में आ गया? तो प्रॉक्सी एडवाइजर जो है, प्रॉक्सी एडवाइजर्स एडवाइस इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर का मंथली जो है, इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हाउस हो गए या बड़े कंपनीज हो गए या बड़े जैसे मान लो इंडिविजुअल हो सकता है जिसके पास बहुत सारे शेयर्स हैं और चाहता है कि वो मेरा प्रॉक्सी एडवाइजर जो है देखे इन्वेस्टर्स इन रिलेशन टू दी एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स इन देयर कंपनी। एक्सरसाइज का राइट्स का मतलब एजेंडा आया कि मैं मर्ज करने वाला हूँ इस कंपनी को, तो क्या मेरे पास 10% शेयर होल्डिंग है, तो मैं क्या 10% शेयर होल्डिंग है तो मैं मेरे वोटिंग राइट्स हाँ या ना करने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या उसके एजेंडा से क्या मेरे पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सब जो है तुमको गाइड करेगा प्रॉक्सी एडवाइजर्स। इंक्लूडिंग रिकमेंडेशंस ऑन पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर आता है तो उस पर क्या करना है नहीं करना है वो भी जो है तुम्हारा प्रॉक्सी एडवाइजर जो है रिकमेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। कल चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स ऑलरेडी मिल चुका है, चैप्टर 2 मिल जाएगा कल। इसके बाद जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो मैं सेंड कर दूंगा कल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी वो करते रहना है, पढ़ लेना और कोशिश करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कम से कम 80% जो है मार्क्स रखो यहाँ पे, क्या बोलते हैं टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे 80% लाओगे तो जो है वहाँ पे जाके 60% का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तुम यहीं पे 50%, अगर तुम यहीं पे 50% 60% ला रहे हो इस टेस्ट में, ठीक है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी तुमको, समझ गए? तो वहाँ पे तुमको जाके जो है दिक्कत होगी, दिक्कत मतलब दिक्कत ही होने वाली है।
ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे अगर तुम्हारा हायर लेवल रहेगा 85% 90% का, तब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर तुम 50% 60% पे ही आ रहे हो तो मतलब वो तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ाने का, फिर कोचिंग करने का। समझ गए? श्योर सर। ठीक है फवाद जी, कोई दिक्कत है आपको? समझ में आया सब कुछ? आई सर। ठीक है, समझ में आया सर, समझ में आया आपको? जी सर जी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहना, जो भी कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, जो भी क्लास लेने आऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 2-3 लोग नहीं आए आज, वो उनके लिए जो है अलग से जो है मैं क्लासेस देखता हूँ कैसे जो है डिज़ाइन कर सकता हूँ। जो भी चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है मैं क्लासेस बना के डाल दूंगा। ठीक है, जो भी है इंटरनली जो है वो देख सकते हैं अपना, प्राइवेटली वीडियो रहेगा, इंटरनली वो देख सकते हैं। ठीक ओके है, ओके सर। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके।